नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। घटना भी उसी दौर की है जिस दौर का मैं बार बार जिक्र करता हूँ। कोई संसाधन पुलिस के पास नहीं, कोई कम्युनिकेशन का साधन पब्लिक के पास नहीं, सिर्फ गवाहों के बयानात पर ट्रायल हुआ करते थे। फॉरेंसिक एविडेंस उस जमाने के मुकदमों में ट्रायल में न के बराबर हुआ करते थे, नगण्य थे, शून्य थे। आज का वाकया भी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का ही है। किसी ने कल ये भी पूछा है कि भाई आप सिर्फ लखनऊ की ही वारदातें क्यों बताते हैं। वारदातों का जिक्र करते समय मेरे दिमाग में कोई जगह, कोई शहर, कोई स्टेट नहीं होता। मैं उनका जिक्र इसलिए करता हूँ कि उसमें कोई नई तरह का या नए तरह का क्राइम हो, नए तरह का इक्वेशन हो, नए तरह की मेंटेलिटी हो, नए तरह की क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हो, ताकि हमारा किस्सा कोई परिवार उसकी जानकारी से थोड़ा रिच, थोड़ा समझ उसके अंदर और डेवलप हो सके। वाकया है 12 सितंबर 1999 का। जनपद है लखनऊ, थाना है गोमती नगर। दोपहर करीब 1 बजे कंट्रोल रूम को ये सूचना मिली कि अंबेडकर पार्क के पीछे की तरफ, खरगापुर इलाका कहते हैं, वहाँ पर एक निर्माणाधीन कोई कॉम्प्लेक्स है। उसकी नींव में, जिस पे काम नहीं हो रहा था बरसात की वजह से, उसकी नींव में एक लाश की दुर्गंध आ रही है। ऊपर से देखने में ये लाश किसी महिला की लगती है, क्योंकि उसका नीले रंग का सूट ऊपर दिखाई दे रहा है। अजीब बात यह है कि इसमें ऊपर से बहुत ढेर सारा नमक डाला गया है। ये सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर गोमती नगर, उस जमाने में थानाध्यक्ष, सब इंस्पेक्टर का थाना था ये, थानाध्यक्ष गोमती नगर मौके पर पहुंच गए। तब तक वहां आसपास जो और डिफरेंट इमारतों में काम करने वाले जो लेबर थे वो भी पहुंच गए थे। सबकी सहायता से वो लाश नींव से बाहर निकाली गई। लाश वैसे तो ज़्यादा नमक की वजह से, यानी सोडियम क्लोराइड की वजह से, जो धीरे धीरे करके उसकी एसिडिटी हो जाती है, मसल्स को वो गला देता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा उसमें बदबू नहीं आती। लेकिन चूंकि सब जगह अगर वो पूरा नमक में डूबा होता तो शायद बदबू बिल्कुल ना आती, लेकिन काफ़ी हिस्सा उसका खुला हुआ था, बड़ी संख्या में नमक उस पर पड़ा हुआ था, इसलिए बदबू आ रही थी। शरीर के कुछ हिस्से डिसइंटीग्रेट हो रहे थे, लाश 3-4 दिन की पुरानी लग रही थी, लेकिन फेस साफ साफ पहचानने लायक दिखाई दे रहा था। उसने बहुत अच्छा सा नीले रंग का सूट पहन रखा था, दुपट्टा उसके कपड़ों के ऊपर ही फेंका हुआ था, और सूट के जो सूट का जो कपड़ा था या उसका जो डिज़ाइन था या उसका जो कलर था या जो उसका नयापन था, उससे देख के पुलिस वालों ने ये अंदाज़ लगाया कि शायद ये लड़की पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लग रही है। बहरहाल उसको बाहर निकाला गया और पुलिस ने उसका पंचायतनामा किया। पंचायतनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काफ़ी देर तक उसको वहाँ खुला रखा गया ताकि आसपास के लोग आके, हो सकता है कोई इनमें से पहचान ले, इसलिए थोड़ी देर के लिए वहीं पर बॉडी को खुला छोड़ दिया जाता है। शाम हो गई, सील करके उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। केजीएमसी, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के पीछे की तरफ जो पोस्टमार्टम हाउस है, उसमें पोस्टमार्टम के लिए उस बॉडी को भेज दिया गया। रात हो गई थी, इसलिए वो पोस्टमार्टम नहीं किया जा सकता था। अभी एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आया है कि अब पोस्टमार्टम रात में भी किया जा सकता है। उस ज़माने में जब पोस्टमार्टम के रूल्स बने थे ब्रिटिश पीरियड में, तो उस समय एक दिक्कत ये थी कि शाम को हर जगह लाइट का रहना बड़ा मुश्किल था, और किसी भी लालटेन या किसी भी लैंप की रोशनी में ऐसा माना जाता था कि पोस्टमार्टम करने में कई चीज़ें छूट सकती हैं। उसके बाद से, यानी पिछले 15-20 सालों से, न तो बिजली की कहीं कमी है, न रोशनी की इतनी कमी है कि पोस्टमार्टम किए जाने पर कोई दिक्कत हो रही हो। वैसे भी
अब पोस्टमार्टम किसी हॉल में या बंद कमरे में होता है जिसमें बड़ी संख्या में ट्यूबलाइट्स या रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था होती है। बहरहाल उस समय 99 में रात हो गई थी, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं किया गया। सवेरे उसका पोस्टमार्टम अपने समय पर 1:30-2 बजे शुरू किया गया। इसी बीच में चौक में 14 सितंबर 1999 को एक गुमशुदगी लिखाई गई। गुमशुदगी में लड़की की उम्र करीब 30 साल, 30-31 साल, रंग बहुत गोरा, नीले रंग का सूट पहने हुए, और इरम इंटर कॉलेज है, बहुत फेमस पुराने शहर में, उसकी पूर्व शिक्षिका का जिक्र था। नाम था तस्नीम। तस्नीम की ये गुमशुदगी उनके घर वालों ने 14 सितंबर को, यानी 12 को ये लाश वहाँ मिली थी, और ये 13 या 14 में ये गुमशुदगी वहाँ लिखाई गई। गुमशुदगी लिखाने के एक दिन पहले ही, यानी 12 को, ये मैसेज पास किया गया था कि इस तरह से एक अनआइडेंटिफाइड महिला की लाश गोमती नगर में खरगापुर के पास एक निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की नींव में मिली है। उसका चेहरा, हाइट, लगभग उम्र और कपड़े ये सब किए गए थे प्रसारित। उसके बाद ये गुमशुदगी लिखी गई थी, लेकिन फिर भी किसी ने, जो भी गुमशुदगी लिख रहा था, थाना स्टाफ में किसी मुंशी ने, दीवान ने, या थानाध्यक्ष की अगर जानकारी में रहा होगा, तो किसी ने इसको को रिलेट करने की कोशिश नहीं की कि जो बॉडी मिली है शायद इसी की हो। परिजनों का ये कहना था कि लड़की 8 तारीख को घर से निकली थी, लेकिन अक्सर वो चली जाया करती थी और अपने दोस्तों के यहाँ शादी में स्वतंत्र और स्वच्छंद विचारधारा की लड़की थी, इसलिए कभी कभी 2-3 दिन लग जाते थे। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि वो बहुत ही पॉपुलर टीचर थी, उसके बच्चों की संख्या पढ़ाने वाले बहुत ज़्यादा थी, तो कभी कभी वो बच्चों के घर उन्नाव, रायबरेली, आसपास के जनपदों में उनके यहाँ उनकी बहन की शादी या किसी दूसरे ओकेज़न में चली जाया करती थी। लेकिन जब 4-5 दिन हो गए तो इन लोगों को लगा, घर वालों को, कि अब मामला कुछ गड़बड़ है। पहले तो घर वाले ही छिपाते रहते हैं कि कहीं गायब हो गई है, आ गई होगी, सुबह गई है, रात में यहीं थी, इस तरह की बातें अगर कोई पूछता है तो कहते हैं। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो चौक थाने में ये गुमशुदगी लिखाई गई। गुमशुदगी में जो विवरण था उससे भी ये लग रहा था कि ये बहुत ही खूबसूरत महिला है और इरम स्कूल की पूर्व शिक्षिका है। ये भी कि अखबारों में जब निकला तो बड़ा इसका बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस में निकला कि इरम की शिक्षिका तस्नीम गायब है, उसका पता नहीं लग रहा है। उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी लिखवाई है। जब ये वायरलेस पे सूचना दी गई थी तो रेंज के सभी जनपदों में, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और लखनऊ, सब जगह ये सूचना लिखाई गई थी, लेकिन कहीं से कंट्रोल रूम को कोई इन्फॉर्मेशन कई दिनों तक नहीं हुई। जब 13 तारीख को पोस्टमार्टम हो रहा था दोपहर में 1 बजे के बाद, तो उसी समय ये लड़की अकबरी गेट की रहने वाली थी, तस्नीम। तो उसने वहाँ पर एक एक्सीडेंटल डेड बॉडी भी थी जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। उसके घर परिवार के बहुत ढेर सारे लोग वहाँ मौजूद थे, अपनी पारी का इंतज़ार कर रहे थे पोस्टमार्टम का। इसी बीच में भीतर से तस्नीम की वो बॉडी के सारे कपड़े उतार के पोस्टमार्टम किए जाते हैं। वो कपड़े संबंधित थाने को दे दिए जाते हैं कि आप इसका बंडल बनाकर थाने पर ले जाएं, क्राइम नंबर लिख के उसे वहाँ रख लें। तो वो कपड़ा लेके वहाँ जो 2 सिपाही थे जो बॉडी लेके आए थे, वो उन्होंने पोस्टमार्टम हाउस के कर्मचारी उसको कपड़े को लेके बाहर आए। वो लोग जो सिपाही थे वो सफ़ेद कपड़ा ले आए, लाख ले आए सील करने के लिए, और उसको बाहर जो कपड़े उतरे थे उसको फैला के उसे फिर फोल्ड करके उसी कपड़े में रखा जाना था। इसी बीच में किसी लड़के की निगाह उस पर पड़ी।
अकबरी गेट का भी वो लड़का था जिसके एक्सीडेंट के बाद उसका पोस्टमार्टम होना था, उसके परिजनों में से किसी की निगाह पड़ी। उसने पूछा कि साहब ये कपड़े किसका पोस्टमार्टम हुआ है? तो सिपाहियों ने कहा कि ये बॉडी गोमती नगर से आई है, लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हो? उसने कहा साहब हमारे यहाँ एक लड़की गायब हुई है, जो टीचर थी, बड़ी पॉपुलर थी, और घर वालों ने यही बताया है कि उसके वो नीले रंग का सूट पहनी हुई थी। इसी तरह के सूट की बात उन्होंने बताई थी। मुझे लगा शायद ये चौक से आई हो, इसलिए मैंने कौतूहलवश ये बात पूछ ली। उसने ये बताया कि मैं वहीं पास का रहने वाला हूं और उनके घर वाले बहुत परेशान हैं और पिछले कई दिनों से उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे इस कपड़े का ख्याल आया। वो बार बार नीले रंग के सूट की बात करते हैं। खैर, जब ये गोमती नगर की है तो वो गोमती नगर कैसे चली गई ये मुझे नहीं पता, और ये हमें लगता है किसी दूसरे की डेड बॉडी है या दूसरे का कपड़ा है। ये बात कह के वो लड़का उसके जिस परिजन को की बॉडी वो लोग लेने आए थे वो मिल गई, और उसके बाद वो अपने घर चला गया। इस बीच में इसके कपड़ों का, तस्नीम के कपड़ों का बंडल तैयार करके दोनों सिपाही पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके थाने पर शाम को पहुंच गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने थानाध्यक्ष को दी, और वो जो कपड़े आते हैं जिसमें क्राइम नंबर सील करने के बाद लिखा जाता है, उसको वहाँ पर मालखाने के पास उसकी एक जगह होती है। कभी कभी वो गीला होता है तो बाहर पेड़ के ऊपर टांग देते हैं ताकि वो सूख जाए, तब उसको मालखाने में रखा जाए। कल को ट्रायल के समय ज़रूरत पड़ सकती है, कल को कोई परिजन आएंगे तो वो देखने की इच्छा करते हैं। उस समय सिपाहियों ने कहा कि साहब वहाँ पर एक लड़का आया था, वो बता रहा था कि एक कोई गुमशुदगी वहाँ, कोई लड़की वहाँ गुम हुई है, जिसकी फ़ोटो उनके घर वालों ने आसपास मोहल्ले में सर्कुलेट भी की है। लड़कों से रिक्वेस्ट की है कि वो टीचर थी इसलिए वहाँ बहुत से लड़कों को उसके बारे में पता था, तो उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसका पता करो कि आखिर ये कहाँ चली गई। थानाध्यक्ष को लगा कि हो सकता है ये वही लड़की हो। उसने फौरन इंस्पेक्टर चौक को फ़ोन किया। फ़ोन उठाया वहाँ के एक मुंशी ने, और उसने ये कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई लड़की गायब हुई है क्या? तो इसने कहा साहब मेरी जानकारी में नहीं है, मैं नया आया हूँ, मैं पूछ के बताऊँगा। उन्होंने कहा अगर कोई गुमशुदगी लिखाई जाती है या तुम्हारी जानकारी में कोई आया हो कि हमारी लड़की गायब है जो इस तरह से नीले रंग का सूट पहने हैं, तो मुझे बता देना। जबकि परिजनों का ये कहना है कि वो 3 दिन से थाने का चक्कर लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारी गुमशुदगी लिख ली जाए। जब गुमशुदगी नहीं लिखी गई थी तब वो वहाँ आसपास के मोहल्लों में एक उसकी फ़ोटो, कलर्ड फ़ोटोकॉपी करा के हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा बनाकर उन लोगों ने चिपका दिया था, और वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि इस लड़की का पता करें। लेकिन मुंशी ने साफ मना कर दिया, थाने पर भी किसी ने साफ मना कर दिया कि इस तरह के किसी लड़की के गायब होने की हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं है। 14 तारीख की लिखी हुई ये गुमशुदगी और 12 तारीख की मिली हुई ये लाश। 22 तारीख जब हो गए, काफ़ी दिन हो गया, तस्नीम का कोई पता नहीं लग रहा था, तो वहाँ की महिलाओं में रोष हुआ। और उस समय अकबरी गेट यानी चौक का एक इलाका है, अकबरी गेट की सभासद थी नसरीन जहां। नसरीन जहां ने 200-250 महिलाओं को इकट्ठा किया और अकबरी गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। थोड़ी देर में नक्खास जाने वाली रोड को उन्होंने जाम कर दिया, सारी दुकानें वहां बंद करा दी, और इस तरह से पूरा विक्टोरिया स्ट्रीट जाम हो गया और पूरा पुराना शहर चौक हो गया। जब हाहाकार मचा तब एसपी सिटी, सीओ चौक, इंस्पेक्टर चौक, आसपास के थानों के सर्किल, आसपास के सर्किल के सर्किल ऑफिसर और आसपास कई थानों की फोर्स वहां पर आई। पूछा गया क्या बात है, लॉ एंड ऑर्डर की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी। सारे अधिकारियों ने उनसे नेगोशिएट करने की, बातचीत करने की कोशिश की। तब ये पता लगा कि एक लड़की इस तरह से गायब हुई थी। 14 तारीख को बड़ी मुश्किल से उसकी गुमशुदगी लिखी गई थी। 11-12 तारीख से पुलिस थाने का चक्कर लगा रही थी, अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। जबकि पोस्टमार्टम के समय आए हुए एक लड़के ने थाना चौक पर भी जाके बताया
कि जिस तरह की फ़ोटो मोहल्ले में उन लोगों ने सर्कुलेट की थी, बच्चों से रिक्वेस्ट की थी लड़की का जहाँ पता लगे बताएं, वो काफ़ी मिलती जुलती है उससे, लेकिन फिर भी थाने से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई खोजबीन थाने से नहीं की गई। वो थाना चौक की बात कर रहे थे। थाना गोमती नगर ने तो अपना काम कर दिया था। जैसे ही उनको सूचना मिली कि पोस्टमार्टम हाउस में किसी लड़के ने इस कपड़े को देख के पहचाना है, तो उन्होंने थाना चौक पे फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की थी। काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई तो एसपी सिटी ने उनको आश्वासन दिया कि मैं अभी सीओ चौक को भेज के जो गुमशुदगी लिखी गई है उसका हुलिया और जो कपड़े बरामद हुए हैं गोमती नगर में उनको उनसे इसका मिलान कराएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा पुलिस का फोटोग्राफर अमिताभ है उसको बुलाएंगे, वो ज़रूर वहाँ फोटोग्राफ लेने गया होगा, क्योंकि इस तरह के लाश मिलने की सूचना उसको कंट्रोल रूम से प्राप्त हुई है। वो कंट्रोल रूम में मौजूद रहता है हमेशा, किसी भी क्राइम के घटना स्थल पर वो जाकर फोटोग्राफ खींचता है। सीओ ने जैसे ही वहाँ दोनों जगह से, वहीं भीड़ के बीच में ही दोनों जगह से जब बात की पीसीओ से, थाना चौक से बात की कि तुम्हारे यहाँ गुमशुदगी में हुलिया क्या लिखा हुआ है, और थाना गोमती नगर से बात की कि उनके यहाँ जो लड़की मिली थी उसका क्या हुलिया है, और पोस्टमार्टम के बाद जो कपड़े आए हैं वो किस तरह के हैं। थोड़ी देर में जब दोनों जगह से जवाब मिला तो ये कन्फर्म हो गया कि दोनों एक ही हुलिया, एक ही लड़की की बात है। यानी गुमशुदगी तस्नीम की जो लिखाई गई थी वो गोमती नगर में बरामद लाश तस्नीम की ही थी। इतना जानकर फिर उन्होंने फौरन उन दो मुंशियों को, जिसने वायरलेस लिखा था, लेकिन उसके बाद भी जब वो गुमशुदगी लिखाने उनके परिजन आए तो उसको कोरिलेट नहीं किया। ये उनसे नहीं कहा कि भाई इसका एक वायरलेस सर्कुलेट हुआ था, सब जगह आया था कि इस तरह की बॉडी मिली है, ज़रा आप लोग गोमती नगर जाके देख लीजिए। दूसरा उसको, जिसको एसपी एसओ गोमती नगर ने फ़ोन किया था कि तुम्हारे यहाँ के एक लड़के ने बताया है कि इस कपड़े को पहने हुए एक लड़की तुम्हारे यहाँ से गायब हुई है। जब उन दोनों को सस्पेंड कर दिया तब जाके वहाँ धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ और स्थिति अपने पुराने नॉर्मल स्थिति में आ गई। अमिताभ भी थोड़ी देर में वो फोटोग्राफ लेके आया जो उसने लावारिस महिला की लाश मिलने पर खींची थी। उसे जैसे ही परिजनों को दिखाया गया, परिजनों ने तुरंत कंफर्म कर दिया कि ये तस्नीम की ही लाश है। हाहाकार मच गया, पूरी भीड़ फिर से इकट्ठा होकर थाने पर पहुंच गई। थाने के प्रति लोगों का बहुत गुस्सा था कि इतने दिन हो गए, आपके यहाँ अज्ञात लाश के बारे में सूचना नोट कराई गई, आप ही के यहाँ हम लोगों ने गुमशुदगी नोट कराई और आप ही के यहाँ फ़ोन करके थानाध्यक्ष ने पूछा भी, लेकिन आपने कोई रिस्पांस नहीं दिया। हो सकता है ये जिन हत्यारों ने इसकी हत्या की हो या जिसकी वजह से ये हत्या हुई हो, उसका आपकी तत्परता की वजह से उसका पहले पता लगाया जा सकता था। खैर, जब ये पता लग गया कि उसकी मृत्यु हो गई है और ये लाश उसी की है, तो फिर घर वालों से थाना चौक की पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पहले उनका उस लड़की के बारे में और फिर तमाम चीज़ें पूछते पूछते ये पता लगा कि लड़की बहुत ही मॉडर्न ख़यालात की थी, देखने में बहुत खूबसूरत थी, बच्चों में बहुत पॉपुलर थी, इरम स्कूल के बच्चों में। यहाँ तक घर वालों ने बताया कि वो इतनी पॉपुलर थी अपने स्कूल में कि उसकी पॉपुलरिटी से परेशान होकर इरम स्कूल के मैनेजमेंट ने उसके ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगाकर उसे अपने स्कूल से निकाल दिया था, और इसीलिए वो बच्चों की क्लास शाम को अपने घर पर लिया करती थी और घर पर पढ़ने के लिए बच्चों की बड़ी भीड़ आया करती थी। लेकिन घर पे कम जगह होने के कारण जितने बच्चों को वो पढ़ा सकती थी उनको पढ़ाती थी। ये उसकी पॉपुलैरिटी का आलम था। फिर पुलिस ने उनसे धीरे धीरे इधर उधर की बात करते करते ये पूछने की कोशिश की कि कौन कौन आता जाता था, मतलब इसके दोस्त कौन थे, महिलाओं में या पुरुषों में। लेकिन इस सब बात का जवाब गोल मोल उनके परिवार वाले देते रहे। फिर अड़ोसियों पड़ोसियों से बातचीत शुरू की गई, क्योंकि उनके यहाँ महिला मरी थी, इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, पुलिस पर बहुत दबाव था। जरा सा भी जोर जाती करने पर फिर लोग सड़क पर आते और कहते कि साहब इसी के घर की लड़की मरी है, पुलिस इसी को तंग कर रही है। अगल बगल से बातचीत करते करते एक आध दिन में एक बात ये निकल कर आई कि पिछले एक हफ्ते से गोलागंज का रहने वाला जावेद और उसका एक दोस्त चाचू, इन दोनों को हजरतगंज में भी और अमीनाबाद में भी एक साथ देखा गया है, दुकानों पर ये शॉपिंग कर रहे थे।
जावेद और चाचू को थाने पर लाया गया। उनसे पूछताछ की गई। थोड़ा सा दबाव डाला गया तो उन्होंने कहा साहब ये बिल्कुल सही है, हम 3 दिन तक गए थे अमीनाबाद भी और वहाँ भी। दरअसल हम उसको बातचीत करके सिनेमा दिखाने के लिए, फिल्म मूवी दिखाने के लिए ले गए थे, लेकिन वो बहुत खर्चीली लड़की है। वो शॉपिंग उसने ढेर सारी करा ली और जब सिनेमा का टाइम होने लगा तो उसने कहा बच्चे पढ़ने वाले घर पर आ गए होंगे, मेरा जाना ज़रूरी है। और ये कह के वो 3 दिन बिना फिल्म देखे हुए उन लोगों के साथ अपने घर को वापस चली गई थी। उसके बाद का उन्होंने कहा हमें पता नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से फिर हम उसके पास गए ही नहीं, न उसने हमसे संपर्क करने की कोशिश की। उसको बहुत कुरेदा गया कि और लोगों को बताओ और कौन था क्या था, लेकिन इससे ज़्यादा, हालांकि थोड़ा बहुत गर्म भी किया गया दोनों को, लेकिन इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं बता पाए। थोड़ा ज़्यादा सख्ती करने पे उन्होंने ये बताया कि साहब एक लड़का है चंदू नाम का, जो इससे उम्र में 10 साल छोटा है, लेकिन ठेकेदारों के परिवार का है लड़का, खुद भी ठेकेदारी करता है और पैसे वाले लोग हैं। वो अक्सर अपनी गाड़ी लेकर इसके पास आता था और ये उसके साथ गाड़ी से घूमने जाती थी। इतनी जानकारी जब उन्होंने दी तो चंदू का पता करके चंदू को भी थाने पर लाया गया। चंदू का पूरा नाम अंसार अहमद था और उसका परिवार बड़े ठेकेदारों का परिवार था। उसके घर में उसके भाई बाप सब ठेकेदारी करते थे और वो भी अपने भाई बाप के साथ उनके काम में हाथ बटाया करता था। पैसे वाले लोग थे। उम्र थी करीबन 18-19 साल। देखने में वैसे वो हृष्ट पुष्ट था, ऐसा नहीं लगता था कि 18-19 साल का है, लेकिन वो उसकी उम्र वास्तव में 18-19 साल थी। परेशान पुलिस ने पहले उससे संजीदगी से बात की, उसके बाद फिर पुलिस अपने पर आ गई और धीरे धीरे जब अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, उससे थोड़ा अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। थोड़ी देर में उसने पूरा किस्सा कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि तस्नीम मुझसे 10 साल बड़ी थी। मैं 18-19 साल का हूँ, वो 30-32 साल की थी, 10-12 साल मुझसे बड़ी थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। एक दोस्त के यहाँ मेरी उसकी मुलाकात हुई थी और तब से मैं उससे बहुत ज़्यादा दिल से चाहने लगा, दिल से प्यार करने लगा। अक्सर वो मुझे फ़ोन करके, कहीं जाना होता था तो फ़ोन करके, इसके यहाँ भी फ़ोन था, तस्नीम के यहाँ भी फ़ोन था लैंडलाइन का, फ़ोन करके वो बुलाती थी कि हमें फ़लाँ जगह जाना है। मैं बिना देर किए हुए अपनी गाड़ी लेकर, उसके पास एक गाड़ी मारुति वैन थी, नंबर था UP 32A3929 3929, उसे लेकर तुरंत उसके घर पहुंच जाता था और वो उसको लेके जहां वो कहती थी जाते थे। उसका भी कहना था कि उसे शॉपिंग करने का बहुत शौक था। एक बार में 10-12 हज़ार की शॉपिंग वो कर लिया करती थी और जब जब बुलाती थी, जिस काम के लिए बुलाती थी, वो काम ख़त्म होने पर या उसके पहले ही वो कहीं न कहीं ले जाकर किसी दुकान पर खड़ी हो जाती थी और शॉपिंग करती थी। सारा पैसा चंदू, यानी उसने बताया, मैं दिया करता था। उसके बाद फिर कभी-कभी लॉन्ग ड्राइव पर हम लोग काकोरी की तरफ निकल जाते थे। शाम होने को जैसे ही उसके बच्चों के आने का टाइम होता था, पढ़ने वाले बच्चों के, वैसे ही मैं लाके उसको उसके घर पर छोड़ देता था। उसने बताया चंदू ने कि मैं उससे निकाह करना चाहता था। पूरे घर को ये पता था कि मैं उससे बहुत बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन घर वाले शादी या निकाह की बात पर मेरा बहुत विरोध करते थे। वो कहते थे तुमसे 10-12 साल बड़ी लड़की है, तुम कैसे निकाह कर सकते हो, ये गलत है, तुमको तुम्हारी उम्र की अच्छी लड़कियां और मिलेंगी, क्यों इतनी जल्दबाजी में हो। इस तरह की बात कह के लोग टाल दिया करते थे, लेकिन मैं हमेशा उससे निकाह की बात करता था और मेरा पूरा परिवार का एक एक सदस्य इस बात को जानता था। हुआ यूं कि घटना के 1 हफ्ते पहले अचानक उसका फ़ोन आना बंद हो गया। पहले वो हालचाल के लिए फ़ोन करती थी, क्या खाया क्या पिया, इस तरह की बातें वो करती थी, लेकिन 1 हफ्ते पहले बिल्कुल फ़ोन आना बंद हो गया। 2 दिन तक वेट करने के बाद एक दिन मैंने दोपहर में फ़ोन किया। घर में किसी ने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा मेरी बात करा दो। उसने कहा तस्नीम घर पर नहीं है, वो जावेद और चाचू के साथ कहीं घूमने गई है। ये सुनकर मैंने सोचा हो सकता है कोई काम हो, तमाम काम होते हैं कचहरी के, कोर्ट के, इधर के उधर के, इसलिए मैं उस बात को भूल गया। अगले दिन मैंने 10-11 बजे ही फ़ोन किया कि इसके पहले वो किसी काम से निकल जाए, मैं उससे मिल लूँ।
10-11 बजे फ़ोन करने पर फिर यही बताया गया कि वो जावेद और चाचू के साथ कहीं गई है। मेरा माथा ठनका। मैं ये समझ गया, मैं जानता था कि अमीनाबाद और हज़रतगंज में वो किन-किन दुकानों पर शॉपिंग करती है। मैंने अपनी वेस्पा स्कूटर मेरे पास थी, मैंने उसको निकाला और जिन-जिन दुकानों पर उसे जाने का, यहाँ शॉपिंग खरीदने का या शॉपिंग करने का शौक़ था, हर दुकानों को मैंने देखना शुरू किया। मुझे हज़रतगंज में एक बड़ी ज्वेलर्स शॉप में जावेद और तस्नीम दिखाई पड़ गए। मैंने बाहर खड़े होकर उन्हें बहुत ध्यान से देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर इस तरह से हंस-हंस कर बात कर रहे थे, जैसे जावेद और उसकी दोस्ती बहुत पुरानी हो। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैं खून का घूंट पीकर रह गया और उसी समय मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब इसे मार दूंगा, इसने मेरे साथ धोखा किया है। या तो ये उसका पुराना यार है, इसने मुझे बताया नहीं, या फिर इसके साथ उसने अपनी पींगे बढ़ानी शुरू कर दी हैं। उसी दिन मैंने जाकर, हमारा एक दोस्त है मनोज, जिसकी परचून की दुकान है, उससे 40 किलो के नमक का एक कट्टा बोरी वो अपने मारुति वैन में लाके रख लिया। मेरे दिमाग में इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं थी। जिस दिन मैंने लाके पीछे नमक की बोरी रखी, उसके अगले दिन मैंने उसको फ़ोन किया। वो फ़ोन पर आ गई। मैंने उससे कहा कि तुम हज़रतगंज में कलकत्ता एंड स्टाइल जो दुकान है, उसके सामने मिलो, हम लोग कहीं घूमने चलेंगे। मैं निकला वहाँ से, अपने घर से, ये भी वहाँ से आई होगी, और हम जैसे ही पहुँचे, मैंने देखा तस्नीम पहले से ही कलकत्ता एंड स्टाइल दुकान के बाहर बरामदे में खड़ी है। फ़ौरन आके गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही उसने कहा कि फलां दुकान पर चलते हैं, कुछ खरीदना है। उसने कहा नहीं, आज पहले हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे, लौट के आएंगे, तब जो कहोगी वो हम खरीद देंगे, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से तुम कहीं निकल नहीं रही हो, कहीं जा नहीं रही हो, और हमें लगता है कि हम लोगों को लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहिए। वहां से निकला और इंदिरा नहर यानी इंदिरा डैम पर गया, पर वहां देखा कि वहां बहुत ढेर सारी भीड़ है। वहां हम कुछ कर नहीं सकते थे, ऐसा उसने बताया, किसी न किसी की निगाह पड़ जाएगी। वहां से हम लोग बाहर घूमते 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 अंबेडकर उद्यान के पिछले वाले हिस्से में, मुझे पता था कि वो बहुत ही सुनसान और निर्जन इलाका है, वहां पर पहुंचे और एक बड़े पेड़ के नीचे, जहां बहुत तमाम झाड़ी झंखाड़ियां थीं, हम लोगों ने कहा कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर तन्हाई में बात करते हैं। वो तुरंत उठकर चली आई और हम दोनों लोग वहां बात करते रहे। मैंने देखा मौका अच्छा है, मैंने उसके सीने पर सवार होकर उसका गला तब तक दबाया जब तक कि वो मर नहीं गई। उसके बाद वहां आसपास देखा, 20 मीटर की दूरी पर एक निर्माणाधीन मकान की नींव पड़ी हुई थी, लेकिन चूंकि पानी बहुत बरसा था इसलिए उसका काम आगे का रुक गया था। झांक कर देखा, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी नींव में भी पड़ा हुआ था। उसकी बॉडी को वहां से घसीटकर मैंने फौरन उसी नींव में डाल दिया। फिर मैं अपनी मारुति वैन को उसके नज़दीक लाकर उसमें से नमक की बोरी निकाली और पूरी नमक की बोरी उसके शरीर पर उड़ेल दी। लौट कर आया उस स्थान पे जहां मारा था, तो देखा उसका पर्स और सैंडल वहां पड़ा हुआ है। अपनी गाड़ी में रखा और वहां से 2 किलोमीटर आगे एक नाला टाइप का, जिसमें झाड़ियां झंखाड़ियां बहुत थीं, उसी में वो पर्स और उसकी सैंडल डाल दी, छिपा दी। पुलिस ने चंदू की मारुति वैन यूपी 32 से 3929 और उसकी बताई जगह पर तस्नीम की सैंडल और पर्स बरामद कर लिए और चंदू को 24 सितंबर 1999 को जेल भेज दिया गया। आज की घटना। ट्रायल के समय चंदू के परिवार ने पूरी कोशिश कर डाली कि इसकी उम्र 18 से कम है, ताकि जुवेनाइल क्रिमिनल की श्रेणी में आ जाए और इसकी जान बच जाए।
लेकिन तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने अस्पताल से लेके, स्कूल से लेके सारे सर्टिफिकेट इकट्ठा कर रखे थे। कोर्ट ने यह माना कि इस लड़के की, चंदू की उम्र 18 क्रॉस हो चुकी है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एक विशेष बात यह भी कि दोनों परिवार, चंदू ने बताया कि साहब ऐसा जब वो आती थी शॉपिंग करने, तो भाई के लिए भी, माँ के लिए भी, बहन के लिए भी, सबके लिए सामान खरीदती थी और मैं उसको उसके दरवाजे छोड़ के आता था। जब घर में सबको सामान देती होगी तो सबकी जानकारी में था कि ये सामान मैं खरीदता हूं, और ये भी जानकारी में होगा कि मैं लगभग रोज रोज उसको लेकर घुमाने जाता हूं। तो उस पूरे परिवार को पता था कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, इस पर पैसा पानी की तरह लुटाता हूं। तो इस तरह से दोनों परिवार इस प्रेम प्रसंग को जानते थे। तस्नीम तो परिपक्व मानसिक स्थिति की लड़की थी, इसलिए वो कई कई लोगों को एक साथ हैंडल कर रही थी। लेकिन चंदू अपरिपक्व मस्तिष्क वाला लड़का था। पूरी तरह से उसका मस्तिष्क अभी परिपक्व नहीं हो पाया था। वो अपरिपक्व मस्तिष्क था, और अपरिपक्व मस्तिष्क के प्रेम प्रसंगों में मेरे तजुर्बे के हिसाब से 80% केसेस में यही होता है जो तस्नीम के साथ हुआ। देखिए, उम्र में बड़ा या छोटा होना ये प्रेम प्रसंग में बाधा नहीं है। आपके पास हजारों हजार एग्जाम्पल होंगे। कम उम्र के लड़के ने बहुत ज्यादा उम्र की लड़की से शादी की, या बहुत कम उम्र की लड़की ने बहुत ज्यादा उम्र के लड़के से शादी की। तो एज का डिफरेंस इतना होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। अगर 30 साल, 32 साल, 35 साल की कोई लड़की 45 साल, 50 साल की किसी पुरुष से उसका इश्क हो, उसका प्यार हो, शादी करना चाहते हो, तो दोनों परिपक्व माइंडसेट के हैं, वो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लड़के या लड़की में कोई 17-18 साल का हो और दूसरा उससे 15-20 साल बड़ा हो, तो लड़का या लड़की जिसकी उम्र बहुत कम है, 18 साल की ही है मान लिया, तो वो अभी वो मैच्योर माइंडसेट की नहीं हुई है या नहीं हुआ है। ऐसे में जो ये प्रेम प्रसंग चलते हैं उनका रिजल्ट 80% केसेस में वही होता है जो तस्नीम के साथ हुआ है। ये लड़की थी, इसके साथ हुआ है। अगर इसकी जगह लड़का होता तो लड़के के साथ होता, यानी वाइसी वर्सा भी होता। तो इस तरह से परिपक्व, और जब दोनों परिवारों को पता हो और ये भी पता हो कि इनमें से एक बहुत टीनेज है, भी बहुत मैच्योर नहीं है, तो दोनों परिवारों को बैठकर इस समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। इसको कभी समय पर नहीं छोड़ना चाहिए कि समय बीतने के साथ ये ठीक हो जाएगा। कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना मेरा तजुर्बा है इस बीच में पुलिस की नौकरी में, इस तरह अपरिपक्व प्रेम प्रसंग में किसी न किसी का नुकसान हमेशा हुआ है। ऐसे में जबकि दोनों परिवारों को ये बात पता होती रही है। इसलिए अगर आपके जानने वालों में, आपके परिवार में, आसपास रिश्तेदारी में कोई इस तरह का प्रेम प्रसंग आपके संज्ञान में आए, तो इसके पहले की बात कहीं जाकर और अटके, दोनों परिवारों को बैठकर इस समस्या का समाधान निकाल लेना चाहिए। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।